हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और क्या क्या स्टेप्स होता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अगर हम रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं, रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या स्टेप्स होगा, क्या प्रोसेस होगा उसका, वो हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। राइट, देखना, मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एस्टिमेट्स एंड फोरकास्ट। जितना भी डिसीजन हम लेते हैं, ऑलमोस्ट सारा का सारा डिसीजन हम फ्यूचर को एस्टिमेट करके, फोरकास्ट करके लिया जाता है। और इसमें रिस्क है क्योंकि फ्यूचर इवेंट्स जो है, हम जैसा सोचे थे वैसा हो भी सकता है, वैसा नहीं भी हो सकता है। क्लियर, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं। तो आज सोच लो, मैं फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा था, कुछ एक्सपेक्टेशन किया था कि फ्यूचर में ये सिचुएशन होगा और उसके हिसाब से मैं डिसीजंस लिया था। राइट, लेकिन बाद में पता चला कि फ्यूचर में वो इवेंट हुआ ही नहीं, या जैसा मैं सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो उससे क्या होगा, देयर विल बी अ चांसेस ऑफ लॉस, क्योंकि लॉस होने का चांस हो जाएगा बिकॉज मैं जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। और ये चांसेस ऑफ लॉस को क्या बोलते हैं, रिस्क। क्लियर है। So in order to achieve some goals, one may have to take risk. Risk means some danger और chances of loss को बोलते हैं risk. Clear है? A successful business is one which can handle the risk properly and timely. अच्छा बिजनेस का खासियत क्या होता है, सक्सेसफुल बिजनेस का क्या खासियत होता है कि सक्सेसफुल बिजनेस रिस्क को अच्छे से हैंडल कर सकता है। It is where risk management comes into action. The risk management process involves the study and impact and probability. तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली स्टडी करता है क्या क्या रिस्क है, उसका क्या इम्पैक्ट है और वो रिस्क का होने का चांसेस क्या है। क्लियर। इम्पैक्ट हियर मींस लॉस, इम्पैक्ट का मतलब है कितना लॉस हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस ऑफ ऑकरिंग, कितना चांस है लॉस के होने का। The organization must manage risk in descending order. Risk with highest impact and probability first, followed by the less riskier. मतलब पहले किस पे ध्यान देना चाहिए, वो चीज जिस पे रिस्क ज्यादा है और उसके होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस पे हमको पहले ध्यान देना चाहिए। और बाद में हमको ध्यान देना चाहिए जिसमें रिस्क कम है, जिसके होने का प्रोबेबिलिटी कम है, उन सब चीजों पे बाद में ध्यान देना चाहिए। क्लियर। बट इट इज डिफिकल्ट टू एसेस ओवरऑल रिस्क, लेकिन ओवरऑल रिस्क को पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्लियर। क्योंकि देखो, रिस्क हमेशा किसके लिए, फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी हो गया, फ्यूचर में हम जैसा सोचे थे वैसा नहीं हुआ, या फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसके वजह से बिजनेस में नुकसान हो गया, दैट मीन्स देयर इज अ रिस्क। राइट। अब ये रिस्क को पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको क्या पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टन होता है, इसीलिए कोई भी रिस्क को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज रिस्क को मैनेज करने के लिए फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, और फ्यूचर जो है वो अनसर्टन होता है। क्लियर है। बट स्टिल हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। क्लियर है। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है कॉन्टेक्स्ट। पहला स्टेप है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देखना, the first step is to define context of risk management process. This step helps in identification of areas of risk. कौन कौन से एरियाज में रिस्क है और हम कौन से रिस्क को मैनेज करने का सोच रहे हैं, पहले ये डिसाइड करना जरूरी है। क्लियर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेस ऑन विच further steps are taken. If this base is not proper, then all the steps in this process may not yield accurate result. अगर स्टेप 1 अच्छा नहीं हुआ तो बाद के स्टेप्स का रिजल्ट सही नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग कौन से रिस्क को मैनेज करने का सोच रहे हैं, विच आर द रिस्क दैट नीड टू बी मैनेज्ड। कौन से रिस्क को मैनेज करने का सोच रहे हैं, कौन से एरियाज में रिस्क ज्यादा है, कौन से एरियाज में रिस्क कम है। जो एरियाज में रिस्क ज्यादा लग रहा है हमको, उसको पहले मैनेज करने के लिए हम कोशिश करते हैं। क्लियर। दिस स्टेप फर्दर आइडेंटिफाइज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। क्या क्या रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा रिस्क को मैनेज करने के लिए।
It also defines the limit on the basis of potential risk involved in a particular organization on all levels. सारे लेवल पे कितना रिस्क है, सबसे खराब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, सबसे बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है अगर रिस्क को ठीक से मैनेज नहीं किया गया या टाइमली मैनेज नहीं किया गया तो। क्लियर है? तो पहला टॉपिक है, पहला स्टेप है कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज है जिसमें बिजनेस में रिस्क है, कौन सा एरियाज में ज्यादा रिस्क है, कौन से एरियाज में कम रिस्क है। जो एरियाज पे ज्यादा रिस्क है उसको पहले मैनेज करेंगे हम लोग। रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन से रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा, और अगर रिस्क को टाइमली मैनेज नहीं किए हम लोग तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं इन द स्टेप नंबर 1 विच इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है सारा पॉसिबल सोर्सेस पता करना, कौन कौन सा सोर्सेस, कौन कौन से एरियाज में रिस्क है। क्लियर? देखना, द नेक्स्ट स्टेप और फेज इज टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल रिस्क and the source of risk can be identified only when one has a proper knowledge of the organization, market in which it operates, financial strengths and weakness। तो अगर हमको इन सब चीज का नॉलेज होगा, मार्केट का, बिजनेस का, हमारे स्ट्रेंथ का, वीकनेस का, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन से एरियाज में रिस्क है। क्लियर? तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पता लगाना कि कौन कौन सा एरियाज है जिसमें रिस्क है। क्लियर? द वीक स्पॉट्स और एरियाज ऑफ वीकनेस शुड बी आइडेंटिफाइड। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच एरियाज विल हेल्प इन कर्बिंग वीक स्पॉट्स। अगर हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो जहां जो हमारा वीक स्पॉट्स है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं विद इन द एरियाज ऑफ रिस्क दैट वर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन डिफाइनिंग द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट जब हम बनाए थे, हम जितना रिस्क रखना चाहते हैं, अगर हम ठीक से रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो रिस्क जो कि हमको लगता है कि हम खुद मैनेज कर सकते हैं, वो वीक स्पॉट्स को हम खुद ही कम कर लेंगे। क्लियर? देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल रिस्क। रिस्क कहाँ कहाँ से आ सकता है? मार्केट से आ सकता है, सीजनलिटी, सीजन के हिसाब से अगर वेरिएशन आ गया डिमांड एंड सप्लाई में, या फिर बिजनेस साइकिल हो गया, कंपटीशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, लैक ऑफ नॉलेज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एटसेट्रा। इन सब के वजह से बिजनेस में रिस्क हो सकता है। रिस्क का सिंपल सा मतलब है चांसेस ऑफ लॉस। क्लियर है? तो इन सब के वजह से अगर कोई भी चीज हमारे फेवर में नहीं जाता इसमें से, तो बिजनेस में लॉस हो सकता है। क्लियर? डिफरेंट सोर्सेज में जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। द रिस्क में डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रिस्क जो है डिफर करता है ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन अलग है, सबका अपना ऑब्जेक्टिव्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम देते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क जो है वो अलग अलग होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज से रिस्क होगा तो कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई दूसरे चीजों से रिस्क होगा। क्लियर? The scenarios in which organization is working, type of market in which the organization is competing with its competitor। तो कैसा मार्केट है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये सब फैक्टर्स जो है वो डिफर करेगा। क्लियर? It is essential to study all the aspects to identify the risk of the organization can get exposed to। ये सारे फैक्टर्स को अगर हम ठीक से एनालाइज करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन सा ऐसा रिस्क है जो ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले दिनों में आ सकता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, द रिस्क मैनेजर मस्ट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वीकनेस। हमको अपना वीकनेस पता होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपना वीकनेस पता होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस का बात नहीं है, मुझे भी अपना वीकनेस पता होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ ना कुछ वीकनेस है। हमको दोनों पता होना चाहिए, क्या हमारा स्ट्रेंथ है और क्या हमारा वीकनेस है। सिमिलरली एक बिजनेस का क्या क्या वीकनेस है ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वीकनेस हमको नहीं पता होगा तो उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे, और अपने वीकनेसेस को हम ठीक नहीं करेंगे तो उससे चांसेस ऑफ लॉस बढ़ेगा।
क्लियर है ये? देखना, the risk manager must create a list of weakness, vulnerabilities along with the list of sources of risk to identify all the possibility of risk on the basis of past events that has already occurred. तो जो जो हो चुका है पास्ट में, हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, रिस्क एनालिसिस हो गया, या कोई और सिमिलर इवेंट्स हो गया, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम बिल्ड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल का मतलब होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से एरियाज में बिजनेस में रिस्क है। अब अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग एरियाज होगा जिसमें रिस्क है। किसी बिजनेस में कोई एरिया में रिस्क हो सकता है, तो किसी दूसरे बिजनेस में कोई दूसरे एरियाज में रिस्क हो सकता है। क्लियर है? देखना, टेक्निक ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दो मेन स्टेप है या दो मेन प्रोसेस है इसका। पहला, प्रोजेक्ट रिव्यू। द रिस्क मैनेजर रिव्यूज द प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते हैं। रिव्यू मतलब रीचेक करना, प्रोजेक्ट को रीचेक करते हैं। जो प्लान बनाए हैं, जो एजम्पशंस लिए हैं, उसको इन डिटेल चेक किया जाता है बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जब हम सोच रहे हैं करें या नहीं करें, तब हम उसको इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस करके सारे चीज़ों को रीचेक करते हैं, सारे एजम्पशंस को, सारे डिटेल्स को रीचेक करके हम डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। क्लियर है ये? तो ये हो गया पहला टेक्निक, प्रोजेक्ट रिव्यू। क्लियर है? सेकेंड होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा हमारे पास, उतना अच्छा जो है डिसीजंस हम ले पाएंगे। डिसीजंस हमेशा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होना चाहिए। तो हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए। राइट? देखना, द नेक्स्ट टेक्निक इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा हमारे पास, उतना बेटर हम रिस्क को मैनेज कर सकेंगे। जैसे कि कैसे रिस्क, कैसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, इन डेप्थ एनालिसिस करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ नया सोचना, और उससे हम उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब ब्रेन पे जोर लगाना और कुछ नए आइडियाज लेकर आना। क्लियर है? नेक्स्ट होता है डेल्फी तरीका। नेक्स्ट होता है इंटरव्यूइंग। डेल्फी मतलब जो पास्ट इवेंट्स हुए हैं उससे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना। इंटरव्यूइंग मतलब बहुत सारे लोगों से बातचीत करना और उनसे बातचीत करके उनसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश करना। और नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जिसको स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ मतलब हम किस चीज में अच्छे हैं, वीकनेस मतलब हम किस चीज में कमजोर हैं। ठीक है? अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट में अभी क्या चीज अच्छा चल रहा है, मार्केट में क्या चीज फेवरेबल है, मार्केट में कौन से टाइप का बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। और मार्केट में क्या नेगेटिव है अभी, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेट। तो हमको कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्वॉट एनालिसिस जरूर करना चाहिए। क्लियर है? तो ये डिफरेंट वेज हो गया जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निक्स ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ये हो गया टेक्निक्स ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है? तो रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे? तो रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रिस्क। आइडेंटिफिकेशन में ये तो पता चल गया रिस्क है, लेकिन कितना रिस्क है ये पता चलेगा इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रिस्क असेसमेंट। क्लियर है? अब जैसे मुझे पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट करने में रिस्क है, लेकिन कितना रिस्क है? रिस्क ज्यादा भी हो सकता है, रिस्क कम भी हो सकता है। क्लियर? तो कितना रिस्क है ये हमको पता चलता है जब हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, दैट इज रिस्क असेसमेंट। क्लियर? असेसमेंट का मतलब होता है कोई चीज का मेजरमेंट करना। क्लियर? देखना, आफ्टर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू असेस दोज रिस्क। नेक्स्ट स्टेप है रिस्क का असेसमेंट करना। क्लियर? रिस्क असेसमेंट ऑल्सो नोन एज रिस्क मेजरमेंट। एक ही बात है, चाहे मैं रिस्क असेसमेंट बोलूं या रिस्क मेजरमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट। द मैनेजर विल डिपेंड अपॉन हिस्टोरिकल डेटा, जो पास्ट में डेटा, पास्ट का जो डेटा है, पास्ट एक्सपीरियंस, while measuring the risk.
Such an exercise will help in ascertaining the estimated loss. कितना रिस्क है, कितना लॉस हो सकता है, ये बात को एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है। एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन, बुरा से बुरा हालत में कितना लॉस हो सकता है, ये बात का जानकारी होना जरूरी है। देखो आज जैसे मैं कोई सोच लो कोई बिजनेस करने का सोच रहा हूं, तो उसमें रिस्क तो है ही, रिस्क तो है ही, दैट इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। बट कितना रिस्क है, कितना लॉस हो सकता है, खराब से खराब सिचुएशन में कितना, बुरा से बुरा हालत में कितना नुकसान हो सकता है, ये बात का मेजरमेंट करना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट। क्लियर है? देखना, दिस में हेल्प इन डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ इंश्योरेंस। जितना रिस्क होगा उसके हिसाब से हम इंश्योरेंस लेंगे और उसके हिसाब से हम इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे। क्लियर है? ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा इंश्योरेंस करवाएंगे, कम रिस्क होगा तो कम का इंश्योरेंस करेंगे। क्लियर? It is not easy to assess the probability and impact of risk and organization, and it must to have an unbiased and unbiased मतलब सही तरीके से डिसीजन लेना, किसी को फेवर ना करना, दैट इज अनबाइस्ड। ठीक है? तो ये बहुत मुश्किल है कि सही प्रोबेबिलिटी और सही इंपैक्ट रिस्क का असेसमेंट करना। ठीक है? बट बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, बहुत सारा तरीका है जिससे हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर एग्जैक्टली बता पाना कि कितना लॉस हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। क्लियर है? क्या क्या टूल्स है देखना। दो मेन है, पहला है प्रोबेबिलिटी, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट, कोई इवेंट के होने का चांसेस जो है दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है? देखना, which refers to likelihood or chance of occurring an event or loss. Sometimes it is easy to predict probability by studying historical data objectively, but in some cases it becomes difficult to estimate probability. तो कई बार प्रोबेबिलिटी कुछ सिचुएशन में इजी होता है निकालना, बट हर बार प्रोबेबिलिटी निकाल पाना भी डिफिकल्ट है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी इवेंट के होने का कितना परसेंट चांसेस है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट, वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि आउटकम कितना डिफर करेगा, जितना हम सोच रहे हैं उसके मुकाबले कितना डिफर करेगा। हम इसको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सब हो गया स्टैटिस्टिकल टूल जिसको हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम्स। ठीक है? देखना, वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम कैन बी मेजर्ड बाय रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पढ़े होंगे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है? The highest and lowest values can give a limit within which the variation lies. Obvious बात है, रेंज का मतलब यही होता है हाईएस्ट कितना हो सकता है, लोएस्ट कितना हो सकता है, इस बीच में जो है हमारा डेटा जो है वो रहेगा। ठीक है? जैसे हाईएस्ट सोच लो 20 हो सकता है, लोएस्ट 10 हो सकता है, तो हमारा जो डेटा है 10 से 20 के बीच में रहेगा। क्लियर है? इट कैन बी व्यूड विद अदर स्टैटिस्टिकल टूल्स, कुछ और टूल्स भी हम लगा सकते हैं चाहें तो कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए सबसे कॉमन तरीका है, पहला हो गया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस ऑफ ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। और दूसरा हो गया कितना वेरी करेगा हमारा जो रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट हम जो सोच रहे हैं उससे कितना वेरी कर सकता है, कितना डिफर कर सकता है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गया, ये सबसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम जितना सोच रहे हैं उसके मुकाबले जो एक्चुअल रिजल्ट है कितना डिफर कर सकता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप, दैट इज रिस्क असेसमेंट। क्लियर है? तो हम क्या क्या पढ़े आज के क्लास में? सबसे पहले हम पढ़े रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हम स्टार्ट किए उसके स्टेप्स। पहला हो गया कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड हो गया रिस्क आइडेंटिफिकेशन, और थर्ड हो गया रिस्क
असेसमेंट। क्लियर है? तो 3 स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी के जो स्टेप्स हैं स्टेप नंबर 4 से हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 वीडियो में कवर हो जाएगा, एक आज का वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।